गहरी रात के अंधेरे में एक ट्रेन आती है, एक वीरान जगह पर रुकती है। इक्का दुक्का लोग इसमें सवार होते हैं और ट्रेन सन्नाटे को झकझोरते हुए अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कोई भी यहां नहीं रुकता, सभी यहां से चले जाते हैं। पीछे खामोशी के साथ नजर आती है पुरानी खंडहर जैसी इमारत, जिसे शायद स्टेशन कहा जा सकता है, लेकिन दरवाजे पर लटक रहा ताला कानों में फुसफुसाता है कि यह जगह बंद हो चुकी है, तुम भी यहां से चले जाओ। एक लावारिस बंद हो चुका स्टेशन जो अब गौशाला बन चुका है। आखिर ट्रेन यहां खड़ी क्यों होती है? सिर्फ इक्का दुक्का मुसाफिरों को अपने साथ ले जाने के लिए। आप 29 डाल दीजिए। ठीक बा। दक्षिणी केबिन पर एक गेटमैन तो मौजूद है, लेकिन उसका स्टेशन से कोई लेना देना नहीं। ऐसा भी नहीं है कि यह जगह किसी वीराने में मौजूद हो। स्टेशन के दूसरी तरफ एक गांव है, लेकिन स्टेशन पर कोई भी चहल पहल नहीं। जान पड़ता है कि बेवजह यहां कोई नहीं आता। तो मेरे पास यहां आने की क्या वजह है? अखबारों में पढ़ा कि यहाँ के लोग टिकट तो खरीदते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ते। इतना ही काफी था यहाँ चले आने के लिए। अखबारों में जो लिखा था उससे मेरी जिज्ञासा खत्म होने की बजाय और बढ़ गई थी। मैं यहाँ कई दिन आया, आसपास के लोगों से बातचीत करके मामले की गहराई को जानने की कोशिश की, तो दो घटनाओं के बारे में जानकर मैं भीतर से हिल गया, जिसके बारे में सारे अखबार पूरी तरह से खामोश थे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि दस्तावेज है जिसे मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, जिसमें आप सभी को शामिल होना है शुरू से लेकर आखिर तक। इस वीडियो को शूट किए हुए कई महीने बीत चुके हैं। मैं इसे बहुत पहले भी डाल सकता था, लेकिन जब तक मेरा तर्क जानकारी के बोझ से कराने ना लगे, तब तक मैं इस मुद्दे को आपके सामने नहीं लाना चाहता था। यह सच में बेहद अजीब और दहलाने वाला स्टेशन है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप यहाँ पर एक बार जरूर आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ कई राज दफन है। वो स्टेशन जहाँ किसी जमाने में हजारों की संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते थे, अचानक से क्या हो गया कि सभी धीरे धीरे लापता हो गए। रात के समय सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर नजर आते हैं और दिन के समय भी लमसम यही हालात दिखाई पड़ते हैं। रेलवे विभाग कहता है कि रोज यहाँ से 50 से ज्यादा टिकटों की ऑनलाइन बिक्री होती है, लेकिन चढ़ने वाले मुसाफिर गिनती भर के होते हैं, इक्का दुक्का। आखिर लोग ट्रेन पकड़ने के लिए क्यों नहीं आते? अगर उन्हें कहीं नहीं जाना होता तो टिकट खरीदने की जरूरत ही क्या है? क्या लोगों को किसी चीज का कोई डर है या किसी तरह की कोई दहशत? आखिर कुछ तो इस स्टेशन पर हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसी नौबत आई है कि मुसाफिर नजर ही नहीं आते। क्यों शहर की एक मासूम सी लड़की इस वीरान स्टेशन पर उतरी थी, और क्यों इस गांव के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था? स्टेशन मास्टर क्यों दहल गया था जब उसने वो आवाज सुनी थी? यकीन मानिए आपका दिमाग जो सोच रहा है वो जवाब उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इस वीरान सी इमारत में 2 गहरे राज दफन हैं और दोनों में कम से कम 15 साल का फर्क है। ये राज जब खुलेंगे तो दहशत से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रयागराज से अयोध्या वाले रूट पर सवैत और मऊआमे के बीच इस रेलवे स्टेशन को बनाने की आखिर जरूरत क्या थी, जबकि अंग्रेजों ने इसे नहीं बनाया था? तो क्या आजादी के बाद इसे किसी खास मकसद के लिए बनाया गया था? आज से 122 साल पहले की बात है। अवध इलाके की राजधानी तब फैजाबाद हुआ करती थी। 1857 की बगावत के बाद ये इलाका अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था, लेकिन टैक्स वसूली का काम अभी भी यहाँ के लोकल जमींदार ही करते थे, जिसमें से ज्यादातर राजपूत और मुसलमान थे। सभी के पास सैकड़ों गांवों की जागीर थी। ये जागीरदार कई बार एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत कर देते थे। 1857 के विद्रोह में इनकी भी अहम भूमिका थी। अवध का ये इलाका पूरी तरह से अपने काबू में रखने के लिए फैजाबाद में सरयू नदी के किनारे सेना की छावनी बनाई गई थी, लेकिन ये छावनी इलाहाबाद की जितनी ताकतवर नहीं थी। इसलिए गोला बारूद और सेना की टुकड़ी को लाने ले जाने के लिए
रेल का नेटवर्क तैयार करना जरूरी था। अंग्रेजों ने बेहद चालाकी से ये काम अयोध्या और इलाहाबाद से नहीं बल्कि सुल्तानपुर से शुरू किया। ये काम अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ सेना का एक कैंप लगाया जिसे स्थानीय लोग कंपू कहते थे। उस समय शहर की आबादी तकरीबन 1 लाख थी, जिसे अंग्रेजों के लिए काबू करना आसान था। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से होते हुए उन्होंने 75 किलोमीटर की रेलवे लाइन सोरांव तक बिछा दी। सोरांव में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है सवैत। 1 जुलाई 1903 को पहली बार सुल्तानपुर से सवैत के बीच ट्रेनों का चलना शुरू हुआ। 6 महीने के भीतर ही 20 जनवरी 1904 को सवैत से आगे बढ़कर ट्रेनें फाफामऊ तक जाने लगी। अगले महीने 1 फरवरी को सुल्तानपुर से अयोध्या तक मुसाफिर ट्रेनों से सफर करने लगे। गंगा नदी पर करजन ब्रिज का निर्माण पूरा होते ही फाफामऊ से चलकर रेलगाड़ियां इलाहाबाद तक पहुंचने लगी। आज का प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। उस समय ना तो दयालपुर स्टेशन था और न ही ट्रेनें यहां खड़ी होती थी। इसके 50 साल बाद 1954 में दयालपुर रेलवे स्टेशन की नींव रखी गई। उस दौर के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। आजादी के बाद यह पहला महाकुंभ था जो संगम पर लगने वाला था। इससे पहले 1942 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर था। संगम के किनारे अकबर का किला अंग्रेजों की छावनी थी, इसलिए किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ में लोगों को आने से रोका गया था। फिर भी लाखों लोग इसमें शामिल हुए थे। इसमें ज्यादातर मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी थे जिन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। हालांकि यहाँ आने के बाद उन्हें अंग्रेजों के अत्याचार का सामना करना पड़ा। अपने ही देश में गंगा को एक नदी नहीं बल्कि मां समझने वाले लोगों के साथ ऐसी क्रूरता ने कहीं न कहीं नेहरू जी के साथ ही महात्मा गांधी को भी हिला दिया था। कुंभ बीत जाने के बाद 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हुए मुंबई में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी को पूना में मौजूद आगा खान पैलेस में कैद किया गया। 1944 के आखिर तक आंदोलन पूरी तरह से कमजोर पड़ गया। 1945 को जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया तो लाखों लोग मारे गए, करोड़ों हमेशा के लिए तबाह हो गए। इस महाविनाश के बाद जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध से पूरी दुनिया के हर देश को सिर्फ नुकसान हुआ था। इसे नुकसान और देश के भीतर से उठ रही आजादी की मांग ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। 1954 का महाकुंभ एक तरह से आजादी का जश्न था कि अब खुली हवा में सांस लेते हुए इंसान अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था, बिना किसी रोक टोक के। लोगों को प्रयागराज ले आने के लिए कुछ नई जगहों पर ट्रेनों को रोकने की शुरुआत की गई। दयालपुर उसमें से एक था। महाकुंभ के लिए यहाँ पर थोड़े समय के लिए एक छोटा सा स्टेशन बना दिया गया था। ट्रेन यहाँ पर लगातार महाकुंभ के दौरान रुकती रही और आसपास के गांव वालों के लिए आसान हो गया इलाहाबाद तक पहुंचना। कुंभ बीत जाने के बाद इसे चालू रखने की कोई भी योजना नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने इस स्टेशन को चालू रखने की सरकार से मांग की और अभियान चलाया। इलाहाबाद में मौजूद नेहरू जी के आवास स्वराज भवन पर दयालपुर के आसपास के कई गांव वाले अपनी मांग लेकर पहुंचे। उस समय भारतीय रेल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और भारत की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा मजबूत नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को इस पर विचार करने के लिए कहा। हालांकि दयालपुर महुआमा और सवैत के ठीक बीच में था और दोनों स्टेशनों से लगभग 7 किलोमीटर का फासला था। इस बात को लेकर बहस हुई कि यह स्टेशन चलाना भी जरूरी नहीं है। उस समय के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने भी लाल बहादुर शास्त्री को इस स्टेशन को चालू करने के लिए अनुरोध किया, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को शहर के लिए एक सस्ता यातायात का साधन मिल जाता, जिससे व्यापार की नई संभावनाएं खुल सकती थी और गांव शहर के साथ जुड़कर विकास की एक नई राह पर आगे बढ़ सकता था। आखिरकार 1958 में इस स्टेशन को आधिकारिक रूप से चालू कर दिया गया, जिसका असर गांव में साफ दिखाई पड़ता है। ज्यादातर मकान पक्के बन चुके हैं। हर घर से कोई न कोई किसी न किसी सरकारी विभाग में काम करता है। सेना से लेकर प्रशासनिक पदों पर इस गांव के लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन इस स्टेशन के इतिहास में 2 काले अध्याय लिखे जाने अभी बाकी थे। पहले अध्याय की शुरुआत हुई 90 के दशक में। उस समय स्टेशन मास्टर अपने केबिन में नमाज पढ़ रहा था जब एक आदमी हाँफता हुआ भीतर आया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। स्टेशन मास्टर को समझ पाता उससे पहले एक और आदमी हाथ में बंदूक लिए भीतर आया। उसने स्टेशन मास्टर को कहा, बाहर निकल जाओ, ये 2 भाइयों के बीच का मामला है। स्टेशन मास्टर डरा हुआ था और वो चुपचाप जैसे ही केबिन से बाहर निकला वैसे ही अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी।
और एक मार्मिक चीख ने उसका दिल दहला दिया। ये दो ठाकुर भाइयों के बीच जमीन के विवाद का मामला था। 1980 की बातें, हम लोग रमई स्कूल में पढ़ते थे। जो बुजुर्ग थे वो बताते हैं कि ये बरजी के ठाकुर थे, वो भाग के अंदर गए। अब स्टेशन छोड़ा हुआ भगवे का। जब उसे घुसे तो आवाज दे, भाई जो जानता है यहाँ से निकल जाइए। जमीन जायदाद से लेकर के यहाँ लड़ाई किए थे। मार हुई खिड़की से चला गए। हम लोग वही में पढ़ रहे थे, ये आवाज हमारे लोग कानों में आई। तब वही वहाँ ये हादसा सुने रहते हैं कि यहाँ बरजी के ठाकुर मारा गया। दूसरा काला अध्याय लिखा गया 2001 में, जब ये पूरा स्टेशन हाई अलर्ट पर था। पुलिस गांव के एक घर में जाकर पूछताछ कर रही थी। दर्जनों लोगों को जेल में बंद किया गया। और आखिर गांव वालों ने ऐसा क्या किया था? इसकी शुरुआत होती है फापोमो के रेलवे स्टेशन से, जहां एक लड़की ट्रेन पकड़ती है किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए। डिब्बे के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी। जब ट्रेन सिवैत रेलवे स्टेशन पहुंची तब यहां से कुछ और ट्रेन के भीतर चढ़े। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। देखने में रौबीला और दबंग लग रहा था। उसने लड़की के सामने बैठे एक अधेड़ आदमी को उठने के लिए कहा, उस सीट पे मुझे बैठना है, तू और कहीं जाके बैठ। तमीज से बात कीजिए, वो मेरे पापा हैं। उसने लड़की के साथ बदतमीजी की। ट्रेन का माहौल काफी तनाव भरा हो गया था। जब ट्रेन दयालपुर पहुंची, लड़की दूसरे डब्बे में चढ़ने के लिए नीचे उतर गई। आदमी को लगा कि यह लड़की का घर है। वो भीतर से घबरा गया था। उसको लगा कहीं गांव वाले ना आ जाएं। इसीलिए उसने खिड़की से ही फायरिंग की। गोली गांव के एक आदमी को लगी और बस यहीं से वो घटना घटी जिसने इस स्टेशन को दहला दिया। गांव वाले गुस्से में इकट्ठा हुए, उसकी बंदूक छीनी, उसे नीचे उतारा और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पिटाई की वजह से उस आदमी ने दम तोड़ दिया। वो कोई आया था, पेपर दिलाने जा रहा था। अपन बहन वहन या बिटिया को उन्होंने ले रहे हैं तो लेके उतरा, वही बड़े झगड़ा हुई चली जाए। प्रयाग से शायद लफड़ा चला। लम्बा चौड़ा हियाऊ बेल्ट गोली इधर दोनों बंदूक लिए रहन जवान। और यहाँ आते आते मामला गंभीर हो गया था। 4 बजे आरती हो गई करता है, वही भी कहानी भई रही। वे 3 आदमी के ऊपर गोली चलाई दे रहा। गाड़ी पर फायर कर दी है। हमारे यहाँ जैसे होता हमारे सब मदर होगा, उनकर मार से पखुरा कर गया। एक जगह जलडिंगा मरा है, उनकर मार से गर्दन सरदन सब नहीं पूरी हुआ। उनकी बंदूक कैसे छूट गई? फिर गाँव में टूट पड़े, झगड़ा लड़ाई हो गई है। कोई अब उसमें गलबा में बहुत लोग थे। मारा पीटी मौका पेड़ दी है, मर गया भाई। 2001 के बात यार। कई दिनों तक पूरा इलाका हाई अलर्ट पर रहा। गांव में पुलिस पूछताछ करती थी और जिसका भी नाम सामने आता था उसे उठाकर जेल में डाल देती थी। स्टेशन बदनाम हुआ तो धीरे धीरे लोग यहाँ आने से कतराने लगे। पूरा RPF, GRP, PSC, सब थाना का पुलिस, नवाबगंज, फूलपुर, सुराव, महुआमा सब आई रही। इस मैटर में कितने लोग जेल गए थे? 7 जने रह 7 और जने फांसा रहे। अरे वहाँ गए रहे लगभग 12-14 लोग। हमारे घर के तो खुद ले गाँव नचावत रहे पुलिस वाले, वो हटते नहीं रहे। तो वो लोग अभी जेल में हैं या फिर जमानत पे बाहर आ चुके हैं? और साल महीना लाख भैया का महीना रहे तब छूटन कैसे इतना आसान चला। प्रयागराज अगर जाना हो तो लोग या तो अपने साधन से चले जाया करते थे या फिर सड़क से बस पकड़ लेते थे। लगातार स्टेशन पर टिकट की बिक्री कम होती जा रही थी। जैसे ही टिकट की बिक्री 50 से नीचे चली गई, रेलवे के कानून के मुताबिक ये स्टेशन घाटे में जाने लगा और आखिरकार साल 2006 में स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। स्टेशन को फिर से चालू करने के लिए गांव वालों ने एक अभियान चलाया। वो आपस में मिलकर चंदा इकट्ठा करके 50 से ज्यादा टिकट खरीद लिया करते थे ताकि स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हो सके। DRM तो ही बताएं कि आप लोग वहाँ बुकिंग कम है। फिर उसके बाद उसकी कमाई दिखाने के लिए पूरा गांव या स्टेशन अपने अपने से जाला चंदा टिकट काट दिन रहा है। लेते रहे लोग। ये बहुत 6 महीना बाद ट्रायल मगर निकल गया तो कोई बात सबके को फायदा रही, सबके ले देते रहा। टिकटवा काफी लोग ले लेते रहे। यादव भाई लगा रहा, ढेर लोग ले ले। आज 35 टिकट कही दिया, 40 टिकट कही दिया। ये वाला अभियान चलाए रहे। जाते नहीं थे खरीद के मतलब चलाने के लिए। अरे रहा कुछ कम नहीं तो 7-8 महीना तक चला। बहुत नेता मंत्री बहुत ही बैठे उठे। उनके अभियान का फायदा तो मिला, लेकिन जो ट्रेन उन्हें मिली वो उल्टी दिशा में चलती थी। ज्यादातर लोग काम के लिए प्रयागराज जाते थे सुबह, लेकिन सुबह के समय जो ट्रेन यहाँ पर खड़ी होती थी वो प्रयागराज से अयोध्या जाती थी। अयोध्या जाने वाले बहुत ही कम लोग यहाँ पर होते हैं। अब जो ट्रेन दिए है, इस ट्रेन से कोई मतलब लाभ नहीं। को सुबह जो है ट्रेन चाहिए प्रयाग की। यूनिवर्सिटी के जाते हैं, टीचर भी जाते हैं, वकील भी जाते हैं। सुबह वाली के जो रुके लखनऊ मुगल सराय पैसेंजर तो कम से कम यहाँ पर तो 300-400 रुपये की डेली हो, 1000 रुपये कम न हो। तो आखिरकार लोगों को सड़क से ही इलाहाबाद तक जाना पड़ता है।
इसी जगह के विकास में आने जाने की सुविधा का सस्ता और आसानी से सुलभ होना कितना मायने रखता है, यह हमें दयालपुर की इस कहानी से पता चलता है। हालांकि गांव वाले अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से दयालपुर बहाल हो जाए, लेकिन कई स्थानीय लोगों को ऐसा लगता है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं इस स्टेशन पर काली छाया बनकर इसे बर्बाद करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। रात के समय स्टेशन का माहौल कैसा रहता है? हम सब आई नहीं ना तो का पता है देखा हम लोग तो नहीं है मगर लोग आवत हैं तो बतावत किस बारे में बताते हैं? मतलब ये बतावत हैं कि जो मतलब मारा हो रहा है कहते हैं ना कि रात बिरात मतलब बस मतलब कहते हैं कि जैसे मारा हो रहा है वैसे बात वो वहाँ का। लेकिन तार्किक रूप से अगर देखा जाए तो कोई स्टेशन घाटे में जा रहा हो तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्टेशन का रख रखाव करे, वहां पर और बेहतर सुविधाएं दे ताकि यात्री आसानी से आ जा सके। दयालपुर स्टेशन तक एक पक्की सड़क का निर्माण इसकी एक सही शुरुआत हो सकती है। एक स्टेशन मास्टर और रेलवे कर्मियों की नियुक्ति के साथ ही टिकट काउंटर का भी संचालन एक अहम भूमिका निभा सकता है इस स्टेशन पर छाई हुई मनहूसियत को खत्म करने के लिए। अगर आप इस रेलवे मार्ग से गुजरते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इस पर इतना लाइक कीजिए और अपने विचारों को खुलकर कमेंट के रूप में दर्ज कीजिए कि स्टेशन की मनहूसियत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और सरकार को यह एहसास हो सके यह सिर्फ स्टेशन नहीं बल्कि सैकड़ों गाँव और हजारों लोगों के विकास के लिए कितना जरूरी है। शहर को रात दिन जिंदा रखने के लिए गाँव ही पसीना बहाता है, तो गाँव की जरूरत को पूरा करना ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। जो लोग वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते उनको ये समझना चाहिए कि अगर आप बेहतर चीज़ों को बनाने में लगी मेहनत की कदर नहीं करेंगे तो बेहतर चीज़ें बनाने की आप कोशिश भी नहीं करेंगे और समाज को बेहतर चीज़ों की ज़रूरत है। जानकारी और भावनाएं ये दो चीज़ें इस चैनल के पिलर हैं, ये हमेशा कायम रहेंगे। इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका PK सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। जय हिंद, जय भारत।